Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are studying the 8th chapter from Home Science Class 12th and the name of this chapter is Design for Fabric and Apparel. And this video is going to be part 3 from this chapter. So अगर part 1 और 2 आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा. पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा कि कितने टाइप के डिज़ाइन होते हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ा. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन. अब देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या, डिज़ाइन के एलिमेंट में क्या था कि हमें पता था कि किन किन चीज़ों से मिलके, किन किन एलिमेंट्स से मिलके डिज़ाइन बनेगी, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, मतलब जिन चीज़ों से मिलके डिज़ाइन बनती हैं उसको हम डिज़ाइन के एलिमेंट बोलते हैं. लेकिन उन एलिमेंट्स को यूज़ कैसे करना है, जैसे कलर को, लाइंस को, शेप्स को, पैटर्न्स को यूज़ कैसे करना है, ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के माध्यम से पढ़ेंगे. ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. तो अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है तो आपको डिज़ाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर द रूल्स दैट गवर्न हाउ डिज़ाइन एनिमल्स आर मिक्सड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे. प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हमें ये बताते हैं कि कैसे हमें डिज़ाइन के एलिमेंट्स को मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि एक अच्छा डिज़ाइन हमारे सामने आए. तो ये कुछ रूल्स हैं, मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स क्या हैं डिज़ाइन के, किस रूल के बेसिस पे आपको डिज़ाइन बनाना है. दीज इंक्लूड proportion, बैलेंस, एम्फोसिस, रिदम एंड हार्मनी. तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के. कौन कौन से? प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फोसिस, रिदम एंड हार्मनी. तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ना, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे ही यूज़ होते हैं डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने में, डिज़ाइन को बनाने में. तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि ये क्या होता है. प्रोपोर्शन कंसर्न्स द रिलेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर. किसी ऑब्जेक्ट के, किसी भी ड्रेस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है, उसको प्रोपोर्शन बताता है. प्रोपोर्शन में जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरह से एक दूसरे से मिलाया जाता है कि कब एक एलिमेंट ख़त्म हुआ, कब दूसरा शुरू हुआ, ये पता ही नहीं चलता. मतलब आप इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे कौन सा रेखा शुरू हुई है, कहाँ पे कौन सी रेखा ख़त्म हुई है. ठीक है. दिस रिलेशनशिप मे बी क्रिएटेड इन साइज, कलर, शेप एंड टेक्सचर. तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, इन सब में क्रिएट किया जा सकता है. ऑल दिस नीड टू बी प्लीजिंगली रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द होल. तो ये जो साइज, कलर, शेप, टेक्सचर सब यूज़ हुआ है ना, जो जितने भी ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं. तो ये एलिमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं डिज़ाइन में, इसको इस तरह से ब्लेंड किया जाता है कि एक दूसरे से ये अलग नहीं लगते, और एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ये होल का आपको फील देते हैं कि सब एक ही है, ऐसा फील देते हैं. कुछ भी आपको अलग नहीं लगता, कुछ भी आपको ऑड नहीं लगता. This is generally based on the proportion of golden mean, which is represented by ratios like 3:5:8 to 5:8:13 and so on. तो देखो, इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक ड्रेस है. ठीक है, एक ड्रेस है जो 8 है. ठीक है, जो मान लो 8 इंचेस की है. आपके पास एक ड्रेस है जो 8 इंचेस की है. ठीक है, और उसमें 3 आपका क्या होना चाहिए, टॉप, और 5 आपका क्या होना चाहिए, बॉटम. ठीक है, तो ये बताया गया है कि सारे जो चीज़ें हैं ना वो होल से कनेक्टेड होने चाहिए. जैसे कि पूरी ड्रेस मान लो 8 इंचेस की है तो 3 इंचेस की आपकी टॉप होनी चाहिए, 5 इंचेस का आपका बॉटम होना चाहिए. अगर पूरी ड्रेस आपकी 13 इंचेस की है तो 5 इंच का टॉप और 8 इंच का बॉटम होना चाहिए. ये यहाँ पे बताया गया है. ये एक गोल्डन मीन है रेशियोज़ का. देखो, यही चीज़ यहाँ पे देखो बताई गई है. द स्मॉलर पार्ट 3 हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू द लार्जर पार्ट 5 एज द लार्जर पार्ट 5 हैज़ टू द होल 8. तो इन सब में एक रिलेशन होना चाहिए, 3 का 5 से, 5 का 8 से. ठीक है. द गारमेंट इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इंटू 3:5, 5:8 और इज 8:13 सेक्शन. तो ये रेशियो के बेसिस पे गारमेंट डिज़ाइन किया जाता है. आगे की क्लासेस में जब जाओगे आप तो इसको अच्छे से पढ़ोगे. These sections appear at the waistline, yoke and hemline. A dress appears pleasing if the blouse, skirt and total body represents the ratio of 3:5:8. तो ये बताया गया है कि ब्लाउज़ का, स्कर्ट का और टोटल बॉडी का रेशियो ये होना चाहिए. अगर ब्लाउज़ 3 है तो स्कर्ट का 5 होना चाहिए और होल बॉडी 8 होनी चाहिए. इस रेशियो के बेसिस पे आपको कोई भी ड्रेस डिज़ाइन करनी है. ठीक है, ये रेशियो आपको हमेशा ध्यान में रखना है. For example, in a skirt and blouse dress, the blouse represents 3, the skirt should represent 5 and the combined effect represents 8. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या है ये रेशियो.
ठीक है, इसी रेशियो में आपको बनाना है, आपको यही रेशियो को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन, और उसमें बताया गया है कि और किन किन चीज़ों में प्रोपोर्शन आप देखते हो। प्रोपोर्शन ऑफ कलर, डिफरेंट कलर कैन बी वॉर्न एज शर्ट एंड पैंट टू क्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ कलर बाय यूजिंग द गोल्डन मीन। तो ये जो गोल्डन मीन है 3:5:8 का, इसको यूज़ करके आप कलर को भी यूज़ कर सकते हो कि शर्ट का कलर क्या होगा, फिर पैंट का कलर क्या होगा। उसके बाद है टेक्सचर, टेक्सचर में क्या प्रोपोर्शन होगा। दिस इज अचीव्ड व्हेन वेरियस टेक्सचर्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ ड्रेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ द पर्सन वियरिंग the garment, that is heavy and bulky texture appear overpowering on a thin and petite person। तो यहाँ पे देखो टेक्सचर का यूज़ करके हम किसी पर्सन की बॉडी को, बॉडी के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन क्या है बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको हम पतला दिखा सकते हैं, बहुत पतला है तो उसको मोटा भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो हैवी और बल्की टेक्सचर होते हैं वो किन को पहनने चाहिए, थिन पर्सन्स को पहनने चाहिए, जो दुबले पतले लोग हैं ना उनको पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या करेंगे, ये जो हैवी और बल्की टेक्सचर वाले कपड़े हैं ये दुबले पतले पर्सन को थोड़ा मोटा दिखाएंगे, ऐसा लगेगा कि वो थोड़े मोटे दिख रहे हैं। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म्स, द साइज एंड पोजीशनिंग ऑफ मोटिव्स और प्रिंट्स इन अ ड्रेस आर इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द वेयरर। तो जो भी मोटिव्स आपके कपड़े पे बने हुए हैं, जो भी प्रिंट्स, जो भी डिज़ाइन आपके कपड़े पे बने हुए हैं वो आपके बॉडी के साइज़ के हिसाब से ही होने चाहिए। ठीक है, विथ ऑफ द फिगर, लेंथ ऑफ वेस्ट और टॉर्सो, लेंथ ऑफ लेग्स में डिफर फ्रॉम द क्लासिक आइडियल फिगर। तो देखो, अब देखो आइडियल फिगर तो हम कोई भी जब रेडीमेड कपड़ा आप खरीदते हो वो आइडियल फिगर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, आपको स्मॉल साइज़ में मिलेगा, मीडियम साइज़ में मिलेगा, लार्ज साइज़ में मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो हर तरह के पर्सन पे फिट हो, आपको थोड़ा मोड़ा ऑल्टर तो करवाना पड़ता है ना। तो देखो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको वेयरर की, जो पहनने वाला है उसकी बॉडी शेप को भी ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो जो भी कपड़े पे प्रिंट होंगे, मोटिव्स होंगे, वो इस हिसाब से कपड़े पे बनाए जाएंगे ताकि वो पहनने वाले की बॉडी को अच्छा दिखाएं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट भी है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में कोई खराबी भी है, तो भी कपड़ा जो है ऐसा होना चाहिए जो उस डिफेक्ट को छुपा दे, उस खराबी को छुपा दे। क्लोथिंग मॉडिफाइज द फिगर एंड क्रिएट्स प्रोपोर्शन इन ऑकवर्ड बॉडी प्रोपोर्शन इन अ प्लीजिंग वे। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि क्लोथिंग के थ्रू अपने आप को ड्रेसअप करके हम अपनी बॉडी के फ्लॉज को, कमियों को छुपा सकते हैं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है बैलेंस। इट इज़ डिफाइंड एज इक्वलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गारमेंट। मतलब कि जो गारमेंट का बीच वाला हिस्सा है, सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से दोनों तरफ जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपका टॉप है, ठीक है, टॉप को अगर बीच में से हम एक लाइन खींच दें तो इस साइड और इस साइड, दोनों साइड का जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए। इसी को बैलेंस कहते हैं। अ गारमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो अगर आप एक गारमेंट को हॉरिजॉन्टली कट करो तभी भी वो उसका जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए, और जब उसको वर्टिकली कट करो तभी भी उसका वेट इक्वल होना चाहिए। तो हर तरफ से अगर कट करने के बाद भी वो इक्वल दिखना चाहिए, बैलेंस्ड दिखना चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड इन 3 वेज, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड रेडियल। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो अचीव किया जा सकता है 3 तरीक़ों से। द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर आर कंसीडर्ड वाइल क्रिएटिंग अ बैलेंस इन अ ड्रेस। तो जब भी आप ड्रेस में बैलेंस क्रिएट कर रहे हो तो आप सभी एलिमेंट्स का ध्यान रखोगे, जितने भी डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं ना, जैसे लाइन, कलर, शेप, सबका ध्यान आप रखोगे, टेक्सचर का भी ध्यान रखोगे। तो अब हम 3 तरह के बैलेंस देख रहे हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड रेडियल। तो तीनों को हम पढ़ेंगे। पहले फॉर्मल बैलेंस की बात करें कि ये क्या होता है। इसको सिमेट्रिकल बैलेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब कि जब वर्टिकली आप किसी ड्रेस को कट करोगे तो दोनों तरफ जो डिज़ाइन है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई शर्ट है, अगर उसको आप वर्टिकली कट कर रहे हो तो यहाँ पे भी जेब हो, यहाँ पे भी जेब हो, यहाँ पे भी जो डिज़ाइन बना है वो यहाँ पे भी बना है, तो मतलब इक्वल अगर है दोनों तरफ से ड्रेस तो उसको फॉर्मल बैलेंस कहेंगे। जिस तरह से बताया गया, देखो यहाँ पे 2 आर्म्स, 2 आइज, 2 लेग्स, जैसे हमारे शरीर को अगर बांटा जाए बीच में से तो हमारे पास 2 बाँह हैं, 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं। तो अगर हम बीच में से कट करेंगे तो हर तरफ एक एक चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, एक आँख एक तरफ, दूसरी आँख एक तरफ, तो आएगी ना। इसी तरह से कपड़े में भी ऐसा होना चाहिए, तो इसको कहते हैं फॉर्मल बैलेंस। If the body differs noticeably on one side, carefully designed cloth can minimize the difference। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं ना कि सबकी बॉडी नॉर्मल हो,
जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं कि हम हमारी बॉडी को अगर बीच में से काटा जाए तो हम दोनों तरफ से इक्वल दिखेंगे, जैसा हमारा राइट हैंड साइड है वैसा ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि ऐसा सबकी बॉडी में हो। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसका बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो अगर हम ड्रेस को केयरफुली डिज़ाइन करें तो उसका जो ये डिफरेंस है ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का, ये डिफरेंस कम हो सकता है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको कम किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है कि उस पर ध्यान ना जाए, वो डिफेक्ट छिप जाए। Formal vertical balance is the least expensive and most expected type of design found on less expensive garment। तो ये जो फॉर्मल वर्टिकल बैलेंस है, ये क्या होता है, ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, और जो इसका डिज़ाइन है वो भी एक्सपेक्टेड होता है। हमें पता होता है कि हाँ इस साइड भी ऐसा ही है तो इस साइड भी ऐसा ही होगा, सेम होता है, क्योंकि दोनों तरफ अगर मतलब शर्ट है उसको अगर बीच में से वर्टिकली डिवाइड करें तो इस साइड भी अगर जेब है तो हमें पता है फॉर्मल डिज़ाइन है तो इस साइड भी जेब ही आएगी। इस साइड अगर कोई फूल पत्ती बना है तो हमें पता है इस साइड भी कोई वही सेम फूल पत्ती बना होगा, मतलब जो डिज़ाइन इधर है वो डिज़ाइन इधर भी फॉलो होगा। तो हमें ये एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन होता है ना वो एक्सपेक्टेड टाइप का डिज़ाइन होता है, और इतना ज़्यादा महंगा गारमेंट भी ये नहीं होता है। फॉर्मल बैलेंस गिव अ फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, डिग्निटी एंड फॉर्मलिटी बट टेंड्स टू गेट मोनोटोनस। तो ये स्टेबिलिटी भी देता है डिज़ाइन में, डिग्निटी भी देता है, और जितने भी ये फॉर्मल कपड़े होते हैं ना हमारे वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये कभी कभी मोनोटोनस हो सकता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है। Horizontal balance is basically used to correct figure problems by using various elements of design. For example, dark hue for big size। तो देखो जो मोटे लोग हैं जिनका बॉडी साइज थोड़ा बड़ा है उनके लिए डार्क कलर का, ह्यू मतलब कलर, डार्क कलर का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हॉरिजॉन्टल बैलेंस होता है, जैसे मान लो अगर हम किसी ड्रेस को वर्टिकली डिवाइड ना करके हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, तो ऊपर का और नीचे का सेम होना ये क्या करता है, ये जो हमारी फिगर प्रॉब्लम है ना उसको करेक्ट करता है। मतलब अगर कोई फिगर में प्रॉब्लम है, आप अगर आपका जो बॉडी शेप है, जैसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा बॉडी शेप के बारे में, पियर बॉडी शेप होता है, डायमंड बॉडी शेप होता है, आवर ग्लास बॉडी शेप होता है। तो जो इस तरह के बॉडी शेप्स होते हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी शेप में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो फॉर्मल बैलेंस हमारे दो तरह के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक, उसके बाद आता है हमारा एम्फोसाइज। तो हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रोपोर्शन पढ़ लिया, बैलेंस पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, एम्फोसाइज। एम्फोसाइज नाम से ही समझ में आ रहा है, हम किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। The emphasis or focal point of the garment is the area that first attracts the viewer's eyes। तो जहाँ पे हमको दिखाना होता है, मतलब हम जहाँ चाहते हैं, जिस गारमेंट के जिस एरिया पे हम चाहते हैं कि लोगों की नज़र जाए, वहाँ पे हम एम्फोसाइज करवाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हम लगाएंगे, कुछ कढ़ाई कर देंगे, कुछ अलग से प्रिंट कर देंगे जिससे लोगों का ध्यान उस पर जाए। जैसे आपने देखा होगा कि योक पे अक्सर जो सूट होते हैं, जो लड़कियों की समीज़ होती हैं, उसके योक पे अक्सर डिज़ाइन होता है। क्यों डिज़ाइन होता है? ताकि जो ये फोकल पॉइंट है ना, ये हमारे फेस के पास है, तो यहाँ पे क्या हो, लोगों की नज़र जाए। बटन्स, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइनर बटन यूज़ किए जाते हैं, वो भी इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि लोगों की नज़र उन बटन पे पड़े। तो हम जहाँ पे भी हमको फोकस कराना होता है वहाँ पे कुछ अलग से डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। It adds interest to the garment and may be created by the use of color, design lines, detailing और accessories। तो इन सब का यूज़ करके, कलर का, डिज़ाइनर लाइंस का, डिटेलिंग्स का, एसेसरीज़ का, इनका यूज़ करके हम गारमेंट के किसी भी पार्ट पे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उस पर फोकस करा सकते हैं ताकि व्यूअर वहीं पे देखे। Emphasize creates centers of interest by focusing the viewer's attention on a specific area of the garment। यही चीज़ मैंने बताई ना कि यहाँ पे हम किसी गारमेंट के किसी एक एरिया पे चाहते हैं फोकस कराना, तो वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज का यूज़ कर देते हैं जिससे लोगों की नज़र वहाँ पे जाए। डिटेल्स फॉर फोकस ऑन द फेस आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव बिकॉज द फेस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ ब्यूटी इन आर कल्चर। देखो, ब्यूटी का मतलब हमारे कल्चर में क्या होता है, फेस देख के हम बताते हैं ना कि कोई ब्यूटीफुल है या नहीं है। इसीलिए फेस के पास वाले जो एरिया होते हैं कपड़े के, जैसे कॉलर हो गया, योक हो गया, वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग ज़्यादा करते हैं ताकि फेस पे लोगों का ध्यान जाए हमारे। अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड योक और अ कंट्रास्टिंग कलर ब्लाउज फर्दर एम्फोसाइजेस द फेस। तो इसीलिए देखते हो कंट्रास्टिंग कलर का हम ब्लाउज यूज़ करते हैं। एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडर्ड योक है वो यूज़ करते हैं, मतलब गले पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि चेहरे पे लोगों का ध्यान जाए। अगर ऐसे लोग जिनको फिगर प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कोई पर्सन बहुत पतला है या बहुत मोटा है, तो वो
ऐसी जगह पे एम्फोसाइज कराएगा कि उसका फ्लॉ ना दिखे। जैसे अगर किसी की वेस्ट बहुत पतली है और वो चाहता है कि उसकी वेस्ट दिखे, तो वो कमर पे बेल्ट पहन लेगा। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी वेस्ट पतली है और उसने मिडी पहनी है, तो वो कमर पे बेल्ट पहन लेगी ताकि उसकी वेस्ट और ज़्यादा दिखे, उसकी कमर पे फोकस हो। बेल्ट, वो भी बेल्ट कैसी पहनेगी, डिज़ाइनर बेल्ट पहनेगी, कंट्रास्टिंग कलर की, ब्राइट कलर की बेल्ट पहनेगी ताकि लोगों का ध्यान वहाँ जाए, क्योंकि उसकी नज़र में वो उसका अच्छा बॉडी पार्ट है जिसको वो चाहती है कि दिखे, क्योंकि पतली कमर है उसकी। लेकिन अगर वहीं पे मान लो कोई पर्सन मोटा है और वो नहीं चाहता कि लोगों का ध्यान उसकी कमर पे जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसने बेल्ट पहन लिया तो वो और ज़्यादा मोटा दिखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एम्फोसाइज के थ्रू अपने बॉडी फ्लॉज को छुपा सकते हैं और जो हमारे पॉजिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको दिखा सकते हैं। जो हमें लगता है कि हमारे सुंदर बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम दिखा सकते हैं, लोगों की नज़र में उसको ला सकते हैं क्लोथिंग के थ्रू, डिज़ाइनिंग के थ्रू या डिटेलिंग के थ्रू, एसेसरी का यूज़ करके ऐसे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एम्फोसाइज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कंट्रास्टिंग कलर। कंट्रास्टिंग कलर का यूज़ करके, डिफरेंट अनयूजुअल शेप्स का यूज़ करके, लाइन का, टेक्सचर का यूज़ करके हम एम्फोसाइज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लड़की जिसने लाइट कलर की मिडी पहनी हुई है और उसकी कमर बहुत पतली है और वो चाहती है कि लोगों का ध्यान उसकी कमर पे जाए, तो वो ब्राइट कलर का, बहुत ही चमकीले कलर का एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट पहनेगी ताकि लोगों का नज़र उस पर जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रिदम। Rhythm is repeating of line, colors, other elements of design or details to create a pattern by which the eye can flow through the material or article garment. तो यहाँ पे रिदम क्या होता है, लाइंस का, कलर्स का या कुछ डिज़ाइन का, पैटर्न्स का रिपीटेशन होता है, उसको बार बार रिपीट किया जाता है ताकि हमारी जो आँख है उसका फ्लो उस तरफ हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ड्रेस है, उस पर ऐसे डिज़ाइन बना है। ठीक है, अब इस तरह के डिज़ाइन पे हमारा फ्लो किधर को जा रहा है, इस साइड को जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम डिज़ाइन ऐसा रहे जिसमें फ्लो बना रहे, देखने वाला पूरा उसको अच्छे से देखे, तो उसको कहते हैं रिदम। अब ये रिदम लाइन्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, पैटर्न के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग लाइन्स को यूज़ करके, शेप को, कलर को, टेक्सचर को यूज़ करके रिदम क्रिएट होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते हो इनको यूज़ करके, रिपीटेशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी, लेसेस, बटन्स, पाइपिंग, कलर एक्सेट्रा एट नेक लाइन, स्लीव्स एंड हेमलाइंस। तो जो नेक लाइन है, स्लीव्स हैं, वहाँ पे हम लेसेस का, बटन्स का, डिफरेंट कलर की पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे लोगों की नज़र उस पर जाए, जिससे वो मतलब एक आई का फ्लो बना रहे, लोग उसको देखें। ठीक है, जैसे एक बार देखना शुरू करें तो उसको पूरा देखें। Coordination by gradual increase or decrease in size of motifs, lines, buttons, colors and texture। जैसे देखा होगा आपने कि जैसे मान लो ये लाइन बनी है ऐसे कपड़े पे, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब क्या होगा, मैं अगर यहाँ से देखना शुरू करूँगी तो इस तरफ बढ़ती जाऊँगी ना, यहाँ पे भी यहाँ से देखना शुरू करूँगी तो इस तरफ बढ़ती जाऊँगी। तो इस तरह से मोटिव्स को भी छोटे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फूल बना है, छोटा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से भी आप रिपीटिशन, रिदम क्रिएट कर सकते हो। और रिदम का मतलब ही है रिपीटिशन, किसी भी चीज़ का, लाइन का, कलर का, मोटिव्स का। फिर है रेडिएशन। रेडिएशन का भी यूज़ करके आप रिदम क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, रिपीटेशन का क्या मतलब था कि हमने लेसेस को, पाइपिंग को, कलर को रिपीट किया। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब था कि हमने साइज़ को बढ़ा घटा दिया, मतलब यहाँ पे छोटा फूल तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर बड़ा फिर उससे छोटा, ऐसे भी कर सकते हो आप। रेडिएशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे हमारी आई मूव करती है सेंट्रल पॉइंट से दूर की तरफ, जैसे बीच में, फिर उधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब हम बीच से देखना शुरू करते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, तो इसको कहते हैं रेडिएशन। तो ये इससे भी, रेडिएशन से भी रिदम क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे अगर वेस्ट पे गैदर्स हैं, मतलब अगर वेस्ट पे चुनट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट पे चुनट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान पहले कहाँ जाएगा, बॉडी के बीच वाले पार्ट पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इसको कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद है पैरलिज्म। ये क्या होता है, वेयर एलिमेंट्स लाई पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि टक्स इन अ योक और नाइफ प्लेट्स इन अ स्कर्ट, बैंड्स ऑफ कलर्स ऑल्सो क्रिएट अ रिदम इफेक्ट इन ड्रेस। तो पैरलिज्म का क्या मतलब है कि जैसे प्लीट्स का, टक्स का यूज़ कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं पैरलिज्म। जैसे अगर स्कर्ट आप देख रहे हो, उसमें प्लीट्स होती है ना, तो ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे से समान दूरी पे प्लीट्स होती हैं, तो इसके थ्रू भी आप रिदम क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका ध्यान क्या होएगा, इन प्लीट्स के दिशा में आपकी आंखें जाएंगी खुद ब खुद। तो ये प्लीट्स का यूज़ करके भी रिदम क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब हम प्लीट्स का यूज़ करके रिदम क्रिएट करते हैं तो उसको पैरलिज्म बोलते हैं। जब हम सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हैं तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। और जब हम
किसी भी मोटिव्स को या किसी भी डिज़ाइन को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और अगर हम किसी भी लाइन का, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी लेस का बार बार यूज़ करते हैं तो उसको रिपीटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के थ्रू रिपीटेशन, कोऑर्डिनेशन, पैरेललिज्म, रेडिएशन, इन सब के थ्रू हम रिदम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रिदम क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं तो आप ये रेडिएशन, पैरेललिज्म, ये सब लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? यूनिटी। Unity is created when all elements of design come together to give a pleasing harmonious effect. जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के, कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप, सब एक साथ यूज़ हुए हों और एक अच्छा हार्मोनियस इफेक्ट दें तो उसको हार्मनी या यूनिटी बोलेंगे। इट इज़ अ क्रूशियल फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग मार्केटेबल डिज़ाइंस। तो अगर हमें मार्केटेबल डिज़ाइन बनाना है, मतलब मार्केटेबल मतलब ऐसा डिज़ाइन जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड हो, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हों, उसको बहुत ज़्यादा मांग रहे हों, तो उसको मार्केटेबल डिज़ाइन बोलते हैं। तो अगर आप एक मार्केटेबल डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने कपड़े में, अपने डिज़ाइन में हार्मनी रखनी पड़ेगी। हार्मनी बाय शेप is created when all areas of garment reflect the same shape। तो हार्मनी बाय शेप कैसे क्रिएट होगी? जब जो सारे एरिया हैं गारमेंट के वो सेम शेप दिखा रहे हैं। तो शेप सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपने स्क्वायर शेप का यूज़ किया है, अगर गले पे स्क्वायर शेप है, आपने पॉकेट भी स्क्वायर शेप की रखी है, तो ये हार्मनी क्रिएट करेगा। लेकिन मान लो आपका पॉकेट स्क्वायर शेप का है, गला वी कट का है, फिर स्लीव्स पे कोई और कट है, तो इससे क्या होगा? हार्मनी इंटरप्ट होगी। ठीक है, हार्मनी बाय टेक्सचर क्या होती है कि टेक्सचर एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर समीज कुर्ता और सलवार है तो जिस तरह का कुर्ता के कपड़े का टेक्सचर होना चाहिए उसी तरह का सलवार के कपड़े का भी टेक्सचर होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कुर्ता सिल्क का है तो सलवार भी तो सिल्क की ही होनी चाहिए। अगर सलवार दूसरे कपड़े की होगी, दूसरे मटेरियल की होगी, तो हार्मनी इंटरप्ट होगी। ठीक है, तो हम शेप के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं उनमें हार्मनी होनी चाहिए। शेप अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह के शेप हो, टेक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह का टेक्सचर सबका होना चाहिए। फिर है कॉम्पोजिशन। देखो, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को आप कैसे कंबाइन करके एक डिज़ाइन बना रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कंपोजिशन किया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कलर हैं, शेप हैं, साइजेस हैं, टेक्सचर हैं, सबको एक पीस ऑफ पेपर पे कंबाइन किया गया है। और किस तरह से कंबाइन किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का यूज़ करके, हमने प्रिंसिपल्स का यूज़ करके इन एलिमेंट्स को एक जगह पे कंबाइन किया है। तो इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन, कि जब सारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाए और एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का पता होना चाहिए। इनको लागू करके ही हम एलिमेंट्स को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको सामान दे दिया जाए सारा और आपको पता ही नहीं है कि उस सामान से आपको कोई चीज़ बनानी कैसे। आपको कलर दे दिया गया, आपको ब्रश दे दिया गया, लेकिन आपको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है, कि आपको पता ही नहीं है कि ब्रश को कैसे पकड़ना है, कैसे डिज़ाइन बनाना है, तो आप कैसे बना पाओगे? तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि आप किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस कलर, ब्रश, लाइन, इन सब का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे आप सेट करोगे एक जगह पे, इसी को कहते हैं कॉम्पोजिशन। और इस तरह से सेट करना है कि डिफरेंट होते हुए भी वो एक जैसा लगे। जैसे आप इस डिज़ाइन में देख रहे हो, एक जगह गिटार दिख रहा है, एक जगह चक्र जैसा कुछ दिख रहा है, बीच में एरोप्लेन भी है, बीच में पता नहीं कौन कौन सा डिज़ाइन है, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग होते हुए भी कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे कपड़े देखे होंगे जिस पे ऐसे डिज़ाइन बने हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे भी जो सारे चित्र बने हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी ये एक कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं ना, इसी को कहते हैं कॉम्पोजिशन, कि कैसे आप स्किल्स का यूज़ करके इन सब एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। द फील्ड ऑफ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल हैज़ एक्सपेंडेड एंड हैज़ बिकम सो वास्ट दैट इट कैन एक्चुअली बी कंसिडर्ड एज 2 स्पेशलाइजेशन। तो जो ये डिज़ाइन और की जो फील्ड है ना, डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, ये इतना एक्सपेंड हो गया है आज के समय में कि इसको 2 फील्ड में कंसिडर किया जा रहा है। मतलब इसको 2 डिफरेंट फील्ड माना जा रहा है। मतलब फैब्रिक को अलग और अपैरल को अलग फील्ड माना
माना जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइनिंग में जा रहे हो तो आपको फैब्रिक डिज़ाइनिंग अलग समझना है, अपैरल डिज़ाइनिंग को अलग समझना है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि फैब्रिक जस्ट फैब्रिक नहीं रह गया ना, अब आप उससे अपैरल बना रहे हो, फैब्रिक को फैब्रिक की तरह से भी यूज़ कर रहे हो, जैसे घर पे बेडशीट है, आपके पर्दे हैं, ये सब क्या है, ये सब आप फैब्रिक के रूप में यूज़ कर रहे हो। अपैरल क्या है, जब आप बने हुए कपड़े ड्रेसेस को यूज़ कर रहे हो। तो ये दोनों की फील्ड एक दूसरे से क्या है, थोड़ी सी अलग है, और दो अलग अलग फील्ड के रूप में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। फैब्रिक हैज़ फाउंड यूसेज इन न्यूमरस थिंग्स अदर दैन अपैरल एंड हाउस होल्ड। तो अपैरल एंड हाउस होल्ड के अलावा भी हम फैब्रिक का अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। एंड अपैरल इज़ यूजिंग मटेरियल अदर दैन जस्ट फैब्रिक। और अपैरल में भी जो कपड़ा हम पहनते हैं उसमें भी हम सिर्फ फैब्रिक का यूज़ तो करते नहीं ना, उसमें हम डिज़ाइनिंग के लिए लेसेस का यूज़ कर रहे हैं, कढ़ाई के लिए मोतियों का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की बीड्स का यूज़ कर रहे हैं, नग का यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ फैब्रिक ही नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें हैं अपैरल बनाने के लिए, ठीक है। Each use has specific requirement in term of appearance and durability and the cost allocation। तो जो ये फैब्रिक और अपैरल की फील्ड है ना, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है, यही बताया गया है यहाँ पे। द फैब्रिक डिजाइनर दस हैज़ टू हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन एंड इट्स प्रोसेसिंग विच कैन हेल्प अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई फैब्रिक डिज़ाइनर है तो उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए फाइबर के बारे में, फाइबर की क्या विशेषताएं हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो कैसे बना और कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। ही शी मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ द डाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फाइबर एंड फैब्रिक्स। आप देखो, फाइबर और फैब्रिक को रंगना भी तो आना चाहिए ना। तो जो भी पर्सन इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहा है उसके पास डाइंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे फैब्रिक और फाइबर्स को रंगना है। Depending upon the requirements of the final product, he she decides the stage and techniques of color application। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करोगे ना कि कब आपको कलर यूज़ करना है, कब आपको कलर अप्लाई करना है उस फैब्रिक पे। कभी कभी फाइबर स्टेज पे भी कलर होता है, कभी कभी यार्न स्टेज पे भी कलर होता है, कभी कभी फैब्रिक स्टेज पे भी कलर होता है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्या यूज़ है और क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस है, सब पता होना चाहिए। ही शी ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। वेरियस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में और अब्रॉड में भी जो डिफरेंट तरह के कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप कोई सर्टिफिकेट ले सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो, बैचलर डिग्री भी ले सकते हो इस फील्ड में। तो आपका चॉइस है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, कौन सी डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, क्या करना है आपको, किस फील्ड में जाना है, क्योंकि ये फील्ड बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्कोप क्या है, अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है ये बताया गया है। डिज़ाइन इंडस्ट्री इज़ वाइब्रेंट, वेरिड एंड डायनामिक क्रिएटिव सेक्टर दैट प्लेज अ पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन सेवरल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा डायनामिक सेक्टर्स हैं इसके, बहुत क्रिएटिव सेक्टर्स हैं इसके, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में नहीं टिक पाओगे। तो ये फील्ड में आने के मतलब अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। वर्किंग इन टेक्सटाइल और फैब्रिक डिज़ाइन डिमांड्स अवेयरनेस ऑफ द changing trends and styles and an ability to produce designs that are fresh। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाह रहे हो तो आपको कस्टमर की डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आजकल क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में है, क्या क्या मार्केट की डिमांड है। तो उस हिसाब से आपको फ्रेश डिज़ाइन बनाना है, कॉपी नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो फैशन कर्व को समझते हुए, अपने मार्केट को समझते हुए, लोगों की डिमांड को समझते हुए आपको डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, और आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ, फैशन कर्व को समझ पाओ, मार्केट के ट्रेंड को समझ पाओ। Textile designs for apparel fashion tend to have a quicker turnaround than designs for furnishing। देखो, टेक्सटाइल डिज़ाइन दो तरह की होती है, अपैरल के लिए मतलब पहनने वाले कपड़े के लिए, और फर्निशिंग वाले कपड़े के लिए, जैसे बेडशीट के लिए, पिलो कवर के लिए, कर्टन्स के लिए। तो ये अलग होते हैं कपड़े, पहनने वाले कपड़े अलग होते हैं। तो जो पहनने वाले कपड़े के फैशन होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से बदलते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्निशिंग वाले कपड़े हैं इनका फैशन उतना तेज़ी से नहीं बदलता। टेक्सटाइल डिज़ाइनर वर्क इन इंडस्ट्री रिसर्चिंग एंड प्रोड्यूसिंग डिज़ाइंस फॉर टेक्सटाइल कंपनीज और फैशन हाउसेस, बट दे माइट ऑल्सो वर्क फॉर अ डिज़ाइन एजेंसी और एज फ्रीलांसर्स। तो आप कैसे काम कर सकते हो, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, आप डिज़ाइन प्रोड्यूसिंग की फील्ड में जा सकते हो, और आप किसी कंपनी जो टेक्सटाइल कंपनी है उसके अंडर में भी काम कर सकते हो, या अपना खुद का फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ
साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा आपको सब समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।